मित्रों नमस्कार। A1 चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। हमारे साथ इस समय जागृति शर्मा, जो कुटुंब के लिए एक वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं और सदस्य हैं कुटुंब की। तो इनसे जानना चाहेंगे जो 14 तारीख का जो कार्यक्रम है, ये जो इन्होंने गांधी शांति प्रतिष्ठान में रखा है, जो आरक्षण पर जो वहाँ पर संवाद होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जागृति शर्मा जी, आप बताएं इस कार्यक्रम के बारे में, किस तरह का ये कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, परिचर्चा। जी, 14 अप्रैल को जो हमारा कार्यक्रम है वो है सार्थक संवाद है, आरक्षण, दवा या दीमक। यानी कि जो 65 सालों से जो देश में एक व्यवस्था बनाई गई थी आरक्षण की, जो इसलिए थी कि जिन लोगों को सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है इस देश की व्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, वो 10 साल के लिए था। भीमराव अंबेडकर जी ने वो 10 साल के लिए व्यवस्था लागू की, लेकिन उसके बाद में जो व्यवस्था चली आ रही है, दर बदर चली आ रही है, लेकिन उस पर कोई ये सवाल क्यों नहीं उठाता है कि समय बदल गया, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया, परंपराएं भी बदली, विचार भी बदले, लेकिन अभी तक ये जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें बदलाव क्यों नहीं आया। हम देखते हैं कि कई बार जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जो सामाजिक रूप से भी मजबूत हैं, ऐसी कई जातियों के, ऐसे कई समुदायों के लोग कभी संसद पर घेराव करते हैं तो कभी जंतर मंतर पर अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि क्यों ना जो आरक्षण की व्यवस्था है इसमें समीक्षा की मांग की जाए। ये नहीं कि आज इस फलाना जाति को चाहिए आरक्षण या फिर इस समुदाय को चाहिए, नहीं। हमने सोचा कि आइए ऐसा संवाद करते हैं जहाँ पर कि लोग ये पूछें कि आपने जो व्यवस्था 65 साल पहले लागू की थी, समय के बदलाव के साथ क्या उन जातियों में, क्या उन वर्गों में, उन श्रेणियों में उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है। तो इस पर परिचर्चा है ये। जी, ये जो संवाद है इसमें खासकर हमने अलग अलग क्षेत्रों के कई विद्वान बुलाए हैं जो कि अपने विचारों से वहाँ पर मौजूद, जो खासकर हमारे युवा होंगे, क्योंकि हमने इसे युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही रखा है। क्योंकि देखिए, भारत को युवा देश का एक शीर्षक दिया जाता है। हर बार हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी कहते हैं कि युवा देश है, युवा ऊर्जा है और युवाओं की ऊर्जा का हमें इस्तेमाल करना है। तो जो आरक्षण का जो विषय है सबसे ज़्यादा जो छूता है वो युवा पीढ़ी को ही छूता है। तो ऐसे में हमने एक सबसे पहले अपनी मुहिम के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। वो टोल फ्री नंबर हमारा है 8010076076। अब इस टोल फ्री नंबर पर देश भर से लगभग 1000 से ज़्यादा हमें मिस्ड कॉल मिल चुके हैं। लोग बहुत समर्थन कर रहे हैं इस मुहिम का, और दिल्ली से बाहर के जो राज्य हैं वहाँ पर भी हमारे संवाद कार्यक्रम चल रहे हैं। लोग इसको मुहिम को समर्थन दे रहे हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि हम कोई बाइस्ड नहीं हो रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण को हटाइए, या फिर हम ये नहीं कह रहे हैं कि ख़ास वर्ग को दीजिए। बस मांग ये है कि जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा करिए, उसमें कुछ विसंगतियां हैं, उन पर, उन बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। जागृति जी, पिछले करीब 67 साल से कई बारी इस पे मेरा ख्याल है समीक्षा हुई है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ है। और मेरा ख्याल है, जो अभी पीछे मैं आंकड़े भी देख रहा था, 88% अभी भी जो बड़े पद हैं वहाँ पर ब्राह्मणों का ही कब्जा है, जितने भी हैं अधिक से अधिक। और जो दलित जाति के लोग हैं उनको अभी तक कुछ मिला नहीं है, और मिलने की कोई संभावना भी नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, जहाँ पर एक बारी किसी बड़े व्यक्ति को पद मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, वो छोड़ने को तैयार नहीं होता है। जो लालच उसको हो जाता है वो कभी वो छोड़ने को तैयार नहीं होता। आप देखिए, जाट भी आरक्षण मांगने पर तुले हुए हैं, और जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो आरक्षण मांग रहे हैं। तो इसका मतलब दलित को तो ये कुछ प्राप्त करने देना ही नहीं चाहते। क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल मैं यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगी कि जो दलित समुदाय है, या फिर हम जिन्हें बैकवर्ड मानते हैं, दरअसल जिनके लिए सुविधा, मैं एक यहाँ पर शब्द इस्तेमाल करूँगी कि जो आरक्षण है वो किसी का अधिकार नहीं है, वो एक सुविधा है, और सुविधा के रूप में ही भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको लागू करवाया था। लेकिन आप ये देखिए कि जो अंतिम व्यक्ति जो गांव में रहता है, क्या उसके पास तक ये व्यवस्था गई? क्या उसके पास में ये सुविधा गई? मुझे नहीं लगता है कि ये उसके पास में गई, क्योंकि अगर उसके पास जो पात्र था उसके पास ये व्यवस्था गई होती, उसको लाभ मिला होता, तो यहाँ पर जो आप 88% ये कहते हैं कि यहाँ पर अभी भी अगड़ी जातियों के लोग बैठे हुए हैं, तो वो मुझे लगता है कि आंकड़ा शायद 50% पर आता। शायद हो सकता है वहाँ पर SC ST या OBC जो श्रेणियाँ बनाई गई हैं वो आता। यहाँ पर एक बात और मैं जोड़ दूँ कि जो आरक्षित वर्ग का जो लाभार्थी है, जो लाभार्थी रिजर्वेशन पाकर आया है यहाँ पर,
एक बार रिजर्वेशन लेने के बाद उसकी जो आगे की पीढ़ी है, जैसे मान लीजिए कि एक आईएएस ऑफिसर बन गया या आईपीएस ऑफिसर बन गया, क्या अब उसके बाद उसे उसके बच्चे को ये जरूरत है कि उसका बच्चा ही आरक्षण नहीं, तो लेकर आगे ब्राह्मण को बढ़े? है मैडम वो जरूरत। अगर आप ब्राह्मण की बात करते हैं तो आर्थिक रूप से मैं ये यहाँ पर कह देना चाहूंगी कि गरीबी कभी ये देखकर नहीं आती है कि नहीं, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ जरूरत है। नहीं, ब्राह्मण को कैसे जरूरत है? अगर ब्राह्मण पिछड़ी को- जाति को जरूरत नहीं है तो ब्राह्मण को कैसे जरूरत है? एक बारी ब्राह्मण अगर कमाई करके बड़ा आदमी बन गया तो उसके बेटे को क्यों जरूरत है, अगर वो पिछड़ी जाति को जरूरत नहीं है तो नहीं, दोनों में ये भेदभाव क्यों है? नहीं, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि जाति के आधार पर जो आरक्षण की व्यवस्था है अब उसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश में, हमारे समाज में जाति मुक्त समाज की हम परिकल्पना कर रहे हैं, अगर हम जातियों के बंधन तोड़ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल सेट होता है कि जब इंटरकास्ट शादियां हो रही हैं, जब नहीं, पर इतना वो- बड़ा फैसला किया जा सकता है, तो आपकी यहाँ बात- पर जो ब्राह्मण है, मैं आपकी बात पर आती हूँ, जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण के बच्चे को जरूरत नहीं है, तो पहले आपको उसकी वो पीढ़ी देखनी पड़ेगी जो अभी गुजारा कर रही है केवल अपने 2 जून की रोटी कमाने के नहीं, लिए यहाँ पर तो जागृति जी वो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक बारी जो ब्राह्मण बैठ जाता है कुर्सी पर वो दूसरे ब्राह्मण को भी नहीं बैठने देता। ये यहाँ पर तो दरअसल बात ये दलितों है। में भी है, ये हाँ, आप ये अगर दलितों में भी है, देखें, ये दोनों में दलितों है। में भी बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपके अनुसूचित जाति बिल्कुल, का जो बिल्कुल, व्यक्ति है बिल्कुल, उसमें भी है। बिल्कुल। ये दरअसल मैं यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको एक व्यवस्था लानी पड़ेगी वन टाइम की। यहाँ पर जो वन टाइम की व्यवस्था है उसमें आप आरक्षण का देखिए कि अगर एक बार किसी पीढ़ी के व्यक्ति को आरक्षण मिल जाता है, उसके बाद आप फिर उस पर रोक लगा दीजिए कि आगे की जो पीढ़ी आएगी अब उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो इस ये सभी पर होना चाहिए ना, ये सब खाली पर लागू दलितों पर होना नहीं होना चाहिए, चाहिए, ये सब पर लागू होना सभी चाहिए, पर लागू होना चाहिए जी, ना ये। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं इसी बात पर आ रहा था। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे देश की परिस्थिति है, जो राजनीतिक लोग अपने लालच के लिए इस आरक्षण को अपना धंधा बना के बैठे हुए हैं, ये धंधा इनका खत्म होना चाहिए। और जी क्या कहना चाहेंगे? ये धंधा बिल्कुल बंद होना चाहिए, और ये धंधा तभी बंद होगा जब इस देश का युवा आगे बढ़ेगा, वो मांग करेगा, क्योंकि मांग जब तक तेज आवाज में नहीं होती है और उसके जो प्रयास हैं वो जमीनी स्तर से नहीं होते हैं। जागृति जी माफी चाहूंगा, आपको याद होगा एक बहुत बड़ी मांग अंधा आंदोलन के द्वारा उठी थी और बहुत सारा युवा इकट्ठा हुआ था, बहुत सारे युवाओं ने मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे सारी कुचल के रख दी। और आज भी स्थिति जस की तस है। आज भी देखिए युवा परेशान है, तब भी परेशान था, आज भी परेशान है। तब भी हत्याएं हो रही थी, गैंग रेप हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। तब भी और बहुत सारी परेशानियां थी, आज भी हो रही हैं, लेकिन उसका कोई सल्यूशन नहीं निकल सका, कोई कानून नहीं बन सका, कोई ऐसी चीज़ नहीं बन सकी जिससे महिलाओं का, युवाओं का सम्मान हो सके और उनकी रक्षा हो सके। तो ये अमूल चूल बदलाव पूरे के पूरे सिस्टम में नहीं करना पड़ेगा? ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि पूरे सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बात जो आती है, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है नीति और एक होती है नियति। आपकी नीतियाँ अच्छी हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी नीयत कितनी अच्छी है। जी। तो हमें ऐसे लोग तो तलाशने ही पड़ेंगे ना, जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, या फिर आपकी जो न्यायपालिका है। हम न्यायपालिका को भी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे न्याय की अंतिम आस वहीं पर जुड़ती है। तो ऐसे लोग देखने पड़ेंगे जहाँ पर कि उनकी नीयत भी साफ हो। और अगर जो आपने अन्ना हजारे के आंदोलन की बात की है, तो उसमें तो कुछ अपने ही ऐसे लोग बन बैठे जो अब व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन वो उस व्यवस्था से भी आगे बढ़ चुके हैं। माफ करिएगा, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी कि जो पुराने लोग, जो पुरानी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस मामले में वो उनसे आगे भी बढ़ चुके हैं। तो नीयत तो देखनी पड़ेगी, और नीयत जिनकी साफ है, हौसले जिनके बुलंद हैं, हम ऐसे युवाओं का साथ चाहते हैं और ऐसे युवाओं को ईमानदार लोग चाहिए आपको, जो ईमानदारी से काम करें। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। तो जागृति जी बहुत अच्छा है, आपका ये जो अभियान है ये सफल हो, हम चाहते हैं। और हम सबसे निवेदन करते हैं कि आप सोचिए इन बातों को, कि आपको चाहिए कि ईमानदार व्यक्तित्व आए, देशभक्त आए, जो समाज में अमूलचूल परिवर्तन ला सके और सभी को सभी का अधिकार प्राप्त हो, ना कि आरक्षण का अधिकार प्राप्त हो। बराबर एक समानता आए, जो कि नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये दुख है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जागृति जी, आप यहाँ पर आए, आपने अपना समय दिया, और आपका ये जो कार्यक्रम है ये सफल हो, हमारी ये दिल से दुआ है। और मैं युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वो सब मिल के इस जो कुटुंब का ये एक कार्यक्रम होने जा रहा है 14 तारीख को गांधी प्रतिष्ठान में, तो वहाँ पर अधिक से अधिक आएँ और सुने और अपने विचार यहाँ पर दें। और हम चाहेंगे कि सभी के लिए सुख वाला
समय आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।